हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसके हमने 2 चैप्टर कवर अप कर लिए, फर्स्ट चैप्टर एंड हमारा थर्ड चैप्टर। तो अभी हमने देखा है कि नेचर एंड फ्रेमवर्क क्या होता है जीएसटी का, फिर हमने देखा कि जो जीएसटी है वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है। तो अभी जो जीएसटी वो 2 पार्ट से डिवाइड है, एक है हमारा इंटरस्टेट, एक है हमारा इंट्रास्टेट। सो हमारा इंटरस्टेट हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम सिर्फ इंट्रास्टेट वाली ट्रांजेक्शन्स पढ़ने वाले हैं कि जो इंट्रास्टेट वाला टैक्स होता है वो कैसा लगता है और वो कौन कौन से टैक्स होते हैं और कौन कौन से प्रोविजंस बनाए हुए हैं रिगार्डिंग दिस टैक्स। सो पहले पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्शन इनसाइड दिस चैप्टर की इस चैप्टर में क्या क्या होने वाला है। सो इस चैप्टर में हमारे ये वाले टॉपिक्स है। इंट्रोडक्शन आएगा, स्टेप्स क्या आते हैं जीएसटी लायबिलिटी के लिए, देन लिव इन कलेक्शन ऑफ जीएसटी कैसे है, फिर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कैसे है, देन कौन टैक्स पे करता है, देन हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है, फिर क्या प्रोविजंस आए हैं और हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है सप्लायर के लिए अंडर द आरसीएम। सो बाय द इंट्रोडक्शन क्या बोलता है कि एज पर 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल ये बोलता है कि जो हमारी टैक्स होता है ना, ये सिर्फ अथॉरिटी के पास इसका रूल होता है, मतलब पावर होती है इसको चार्ज करने के लिए, और इसके बिना कोई चार्ज नहीं कर सकता। और इनकी प्रॉपर एक पूरी अथॉरिटी बनी हुई है, कौन इसको लेवी करेगा, कौन इसको कलेक्ट करेगा। देन उसके बाद फर्दर बिफोर इम्पोजिंग एनी टैक्स इट मस्ट शोन द ट्रांजेक्शन ऑफ अ पर्सन इज इम्पोज टू फॉल विद इन द परव्यू। और जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है ये मेक श्योर करना चाहिए कि वो जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो ये ट्रांजेक्शन टैक्स के लिए लायबल है भी कि नहीं। सो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज क्या बोलता है। सो यहाँ पे है हमारा स्टेप्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी। हमारा फर्स्ट स्टेप्स है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सप्लाई, सेकंड आइडेंटिफाई वेदर सप्लाई इज गुड और सर्विसेज और बोथ, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, देन आइडेंटिफिकेशन वेदर इंटरस्टेट और इंटरस्टेट सप्लाई, देन क्लासिफिकेशन, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेट ऑफ टैक्स, देन आइडेंटिफाई इफ एनी एग्जम्पशन, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, देन वैल्यूएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हम इनको स्टेप बाय स्टेप कर पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सप्लाई, कि जो सप्लाई है वो कहाँ से जा रही है। देखो जो जीएसटी है वो सेल वर्ड नहीं यूज़ करता, वो सप्लाई वर्ड यूज़ करता है, और इसी सप्लाई वर्ड में उसके बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कमर्शियल सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, ये सब चीज़ें आ जाती हैं हमारी वर्ड सप्लाई में। देन सेकंड दैट इज़ आइडेंटिफाई वेदर सप्लाई इज गुड्स और सर्विसेज। देखो जो हमें ये पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो गुड्स है या वो सर्विस है, क्योंकि इसी के बेस पे हमारा रेट ऑफ टैक्स, क्लासिफिकेशन, टाइम ऑफ सप्लाई, ये सब चीज़ें इसी के अकॉर्डिंग सेट होती है। देन उसके बाद सपोज इफ़ अ कार गिवन फॉर सर्विस, देखो अगर हमने कार दी है सर्विस के लिए, मेंटेनेंस सर्विस के लिए, देन इन सच सिनेरियो वेयर ट्रांजेक्शन इज अ कॉम्बिनेशन, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का कॉम्बिनेशन होगी, क्योंकि कार दे रहा है तो गुड आ गई और उसकी रिपेयरिंग करा रहा है तो उसकी सर्विस आ गई। सो अब नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज क्या बोलता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, की जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो आइडेंटिफिकेशन करना कि जो ट्रांजेक्शन है वो एक्जैक्टली हो कहाँ रही है, क्योंकि जो जीएसटी है वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहाँ पे उसकी डेस्टिनेशन होगी वहीं उसका टैक्स लगेगा, ठीक है। उसके बाद identification whether it is interstate or intrastate, identification of the location of supplier and place of supply। अब देखेंगे जो लोकेशन है सप्लायर की वो कहाँ है और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, जिससे कि हम ये डिसाइड कर पाए कि वो इंटरस्टेट है या वो इंट्रास्टेट है। देन फिफ्थ दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैड मीन्स देयर आर डिफरेंशियल रेट्स ऑफ एप्लीकेबल, क्योंकि डिफरेंट चीज़ों पे डिफरेंट रेट लगते हैं, ठीक है। उसके बाद और इनकी और the classification of a product is required to be determined on the Hazarmir system nomenclature which is issued by World Commission World Custom Organization concerning the heading। और ये सब हेडिंग के अंदर आते हैं, लाइक सब हेडिंग, सेक्शंस, नोट्स एंड चैप्टर नोट्स के अंदर आती हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसलिए हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन सिक्स वन दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेट ऑफ टैक्स, की जो रेट ऑफ टैक्स है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, मतलब अलग अलग रेट है ना हमारे, तो इसलिए कि जो जीएसटी है वो कुछ चीज़ों पे सेम लगेगा, कुछ चीज़ों पे डिफरेंट लगता है। तो उसके बाद सेवन दैट इज़ वेदर इज़ एन एनी एग्जाम्पशन। देखो एग्जाम्पशन होता है जो गवर्नमेंट रिमूव कर देती है कि आपको यहाँ पे टैक्स पे नहीं करने, तो हमें वो भी चेक करना पड़ता है कि कोई एग्जाम्पशन तो नहीं है। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, की जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो क्या है।
टाइम ऑफ सप्लाई, देन पॉइंट ऑफ व्हेन कि जहाँ पे टैक्सेबल इवेंट हुआ था एग्जैक्टली वो, देन उसके बाद वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज की ट्रांजेक्शन वैल्यू जो एक्चुअल प्राइस है सप्लाई का वो क्या है। देन सेक्शन 15 ऑफ CGST डील्स विद द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, जो हमारा सेक्शन 15 है वो डील करता है CGST का कि टैक्सेबल वैल्यू सप्लाई वगैरह क्या है। देन अब देखते हैं लेवी एंड कलेक्शन ऑफ GST की, जो GST है वो लेवी एंड कलेक्ट कैसे होता है। सो जो हमारा GST है वो होता है जब हमारा टैक्सेबल इवेंट होता है, ठीक है। उसके बाद एक्यूरेंस ऑफ टैक्सेबल इवेंट सप्लाई और गुड दोनों की हुई है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर लेवी फॉर टैक्स GST। सो जो GST है वो तब भी लगेगा जब वहाँ पे टैक्सेबल इवेंट आएगा। सो ये पढ़ते हैं लेवी एंड कलेक्शन ऑफ GST। देखो GST के 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक है CGST एंड SGST जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एक है हमारा IGST वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, एंड हमारा UTGST वो उससे भी ज़्यादा नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सो अब नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। यहाँ पे एक पूरा कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट बनाया हुआ है। सो अगर हम एक्ट की बात करते हैं CGST में, तो ये पार्लियामेंट में पास हुआ था। उसके बाद हमारा जो हमारा SGST है पास बाय ये हमारा असेंबली में पास हुआ था और कुछ स्टेट्स का डिफरेंट है। देन उसके बाद UTGST यूनियन टेरिटरी के अंदर पास हुआ था। देन हमारा IGST ये पार्लियामेंट में पास हुआ था। देन चार्जिंग सेक्शन हमारी इसके अंदर हम 9 सेक्शन पढ़ते हैं, इसके अंदर भी हम 9 सेक्शन पढ़ते हैं, इसके अंदर हम 7 सेक्शन पढ़ते हैं, इसके अंदर हम 5 सेक्शन पढ़ते हैं। उसके बाद टैक्सेबल इवेंट कब होगा, जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी गुड्स एंड सर्विसेज की, बट एग्जाम्ड लिक्विड वाला। देन उसके बाद इसमें हमारा स्टेट एंड यूटी शायद दोनों की बात हो रही होती है। एंड उसके बाद टैक्स इनपुट सप्लाई प्राइस ऑफ गुड्स सेल्स और बोथ एक्सेप्ट, ठीक है हाँ। और उसके बाद हमारा SGST में कब होगा, द टैक्स इज इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड गुड्स एंड एक्सेप्ट, यहाँ पे जब यहाँ पे इंट्रा स्टेट की बात हो रही होती है, और यहाँ पे सिर्फ हमारी यूटीज़ की बात हो रही होती है, यहाँ पे हमारी दोनों की बात हो रही होती है। देन स्कोप, इसका स्कोप क्या है, इसमें जो टैक्स होगा वो हमारा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के लिए लगेगा। इसमें जो टैक्स लगेगा वो इन द रिस्पेक्टिव स्टेट लगेगा, यहाँ पे रिस्पेक्टिव टेरिटरी लगेगा, और यहाँ पे अक्रॉस लगेगा, मतलब ये इंटर स्टेट है। देन उसके बाद रेट क्या होगा, इसका 20% रेट चार्ज होता है, इसमें 20% रेट चार्ज होता है। इससे 20 से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकता, और इसका कभी 40 से एक्सीड नहीं कर सकता। अब है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ CGST एंड SGST की, जो हमारा CGST है एंड हमारा SGST है वो कैसे हम लेवी करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9, ये सेक्शन 9 के अंदर आता है, हमारा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है, और हमारे SGST को स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं, ठीक है। दोनों हमारी इंटर सप्लाई के लिए होती है, और यहाँ पे ह्यूमन लिक्विड एंड जो भी हमारा कंजप्शन है इन सब के लिए हम एक्सक्लूड कर देते हैं, यहाँ पे टैक्स नहीं लगता। और जो कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं ये अंडर सेक्शन 15 ऑफ CGST एंड SGST के अंडर, जिनके लिए कुछ रिगार्डिंग चीज़ें बनाई हैं। और जो हमारे दोनों ही टैक्स है ये 20% ईच से ज़्यादा नहीं बढ़ सकते, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 40% से ज़्यादा नहीं बन सकता, वही मैक्सिमम रेट ऑफ 40%। देन उसके बाद हमारा दिल्ली एंड पंडुचेरी में ये सब चीज़ें नहीं लगती है। देन इसके लिए हमें 5 सिचुएशंस दी गई हैं। फर्स्ट इज़ फॉरवर्ड चेंज एंड आउटवर्ड सप्लाई सेक्शन 9.1, देन सेकंड सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड अल्कोहलिक लिक्विड सेक्शन 9.2, देन थर्ड दैट इज़ रिवर्स चार्ज ऑन इनवर्ड सप्लाई सेक्शन 9.3, फोर्थ सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन सेक्शन 9.4, देन फिफ्थ दैट इज़ सर्विस बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर 9.5। अब 1 बाय 1 करके इन सब केसेस को पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट दैट इज़ फॉरवर्ड चार्ज ऑन आउटवर्ड सप्लाई सेक्शन 9.1 ऑफ बोथ CGST एंड SGST। तो इसका क्या मतलब होता है, जो टैक्सेबल पर्सन होता है ना वही पे करता है। टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, सप्लायर, ठीक है। जो टैक्सेबल होगा, जो रजिस्टर्ड होगा, वही जाके पे करेगा। तो अगर कोई सप्लायर है, उसने सप्लाई करे रिसिपेंट को, तो जो सप्लायर होगा वो टैक्सेबल पर्सन होगा, और यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं असेंशियल फीचर्स क्या होता है फॉरवर्ड चार्ज के। तो फॉरवर्ड चार्ज को हम डायरेक्ट चार्ज भी बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेचर एंड सप्लाई पढ़ लेते हैं। तो जो हमारा जो नेचर एंड सप्लाई में आती है, हमारी एक इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है, ठीक है, मतलब जो विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन हो रही होती है, जैसे पंजाब से पंजाब में ट्रांजेक्शन हो रही है, तो यहाँ इंट्रा सप्लाई है, और जो सप्लायर है वो टैक्सेबल पर्सन होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा एक्सक्लूसिव अल्कोहलिक लिक्विड, जो हमारी अल्कोहलिक
थिंग्स होती है इनके ऊपर नहीं लगता है। देन वैल्यूएशन ऑफ पर्पस ऑफ टैक्स, इसका जो वैल्यू होती है ये अंडर सेक्शन 15 ऑफ CGST की एक्ट रेफर करा है इसके लिए। देन टैक्स रेट क्या होता है 0%, 5%, 12% एंड 18% एंड 28%। देन अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दैट इज टैक्स इज पेबल ऑन टैक्सेबल पर्सन, जो टैक्सेबल पर्सन होगा वही पे करेगा। और टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है अंडर द सेक्शन 22 एंड 24। देन कलेक्शन ऑफ टैक्स, अथॉरिटी कौन होती है जिसको कलेक्ट कर सकते हैं, तो दे आर 2 अथॉरिटी, एक होती है CGST मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है SGST मतलब रिप्रेजेंटेटिव स्टेट गवर्नमेंट। तो उसके बाद पढ़ते हैं सेकंड दैट इज टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ द अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजप्शन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। वो अब मतलब अभी तो हमने बोल दिया ना कि इनके पे ये सब टैक्स नहीं लगता, तो फिर इन पे कौन सा टैक्स लगता है, तो ये पड़ता है जो अल्कोहलिक लिक्विड वगैरह होती है इनके लिए स्पेसिफिक एक अमेंडमेंट बनाया गया है, वहाँ पे इनकी प्रॉपर डेफिनेशन दी है और इनके ऊपर वैट लगता है अल्कोहल के लिए। और जो मैन्युफैक्चर होता है उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल। देन उसके बाद टैक्स ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट लगता है, इनके पे भी ड्यूटी लगती है। एंड दस पावर इम्पोज स्टिल इज स्टेट गवर्नमेंट लगाती है इनके ऊपर टैक्स वगैरह, और CST लगता है इनके ऊपर। देन अब पढ़ते नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सो देखो पहले क्या होता था, पहले ऐसा होता था नॉर्मल पेमेंट पे कि जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगता था, जो सप्लायर होता था वो रिसिपेंट से चार्ज करता था प्राइस एज वेल एज GST, और जो गवर्नमेंट को भेजा था GST वो सप्लायर भेजा था। बट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, जो सप्लायर होता है वो सिर्फ प्राइस चार्ज करता है रिसिपेंट से, और जो कस्टमर होता है वही जाके गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। ठीक है, तो इस सिनेरियो में ऐसा होता है। तो उसके बाद इसमें 2 चीज़ें बताई गई हैं। सो अंडर सेक्शन 9.3 GST के अंदर क्या बताया, इसमें रिसिपेंट ही लायबल होगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। एंड द नेक्स्ट वन दैट इज रिसिपेंट पे अंडर GST ऑल टैक्सेबल सर्विसेज अर्न बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन। की अनरजिस्टर्ड, अगर हमारा सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो जो हमारा रिसिपेंट है वही पे करता है। तो पढ़ते हैं पर्सन लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की वो कौन कौन से पर्सन होते हैं जो टैक्स पे करते हैं। सो बोथ सेक्शन 9.3 of both CGST and SGST, then section 9.4 का both CGST and SGST fact, then section 9.4 में both CGST act supply taxable by इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर से। सो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दैट इज स्कोप ऑफ रिवर्स चार्ज और रीजंस फॉर लेवी RC। हमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्यों करा है, इससे हमारा स्कोप बढ़ जाता है GST का, इससे हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर अच्छे से इम्प्रूव कर जाता है, स्पेसिफिक क्लासेस आ जाती हैं, इंपोर्ट्स एंड सर्विसेज अच्छे से हो जाते हैं। तो उसके बाद सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन अनरजिस्टर्ड एंड ही मेक श्योर सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, की जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है पर उसने जो ट्रांजेक्शन दी है वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी है। सो यहाँ पे जो एक प्रॉपर एक मल्टी टैक्स सिस्टम बनाया गया है जिससे कि टेल ऑफ ट्रांजेक्शन होती है जो सप्लाई पे चेन से शुरू होती है और सप्लाई चेन से ख़त्म हो जाती है। बट अगर कोई हमारा अनरजिस्टर्ड पर्सन निकल जाता है सप्लाई का, जो रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर देता है, तो वहाँ पे हमारी जो ट्रेन सप्लाई है वो चेन ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, लॉ जो कहती है वो कहती है कि कोई रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए किसी भी ट्रांजेक्शन में। ठीक है, जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा सिर्फ वही आगे जाके टैक्स पे कर सकता है। तो जो सालू है वो एक अनरजिस्टर्ड है और जो रंजू है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो रिसिपेंट है। तो नेचर ऑफ सप्लाई क्या है, इंट्रास्टेट है, एंड नेचर ऑफ सप्लाई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग रहा है। टैक्सेबल पर्सन कौन है, रंजू, तो रंजू ही पे करेगा। देन बी दैट इज सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। जो हमारी जो डेस्टिनेशन है वो डेस्टिनेशन जो GST है वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है, तो जो सप्लायर होगा वो नॉन टैक्सेबल में होगा तो वो चार्ज नहीं कर पाएगा। तो जो हमारा रिसिपेंट होगा अगर वो टैक्सेबल एरिया में हुआ तो वो जाके पे करेगा टैक्स को। देन अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं दैट इज टैक्स इज लिव्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑन एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें कैसे होता है, देखो जैसे कि कैब ड्राइवर है तो कैब ड्राइवर एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जो कैब ड्राइवर है वो सप्लाई देता है ऑल ओवर के लिए। ठीक है, जो कैब ड्राइवर है वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर से है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। जो टैक्सेबल पर्सन होगा मतलब रिसिपेंट ऑल ओवर ट्रांजेक्शन, ठीक है, वो टैक्स पे करेंगे। देन D1 दैट इज नो रिवर्स चार्ज इफ सप्लायर नॉट यूज इन फर्दर फॉर बिजनेस। देखो अगर उसका बिजनेस नहीं है, जो सप्लायर है उसका बिजनेस है ही नहीं वो, और तो वो फिर चार्ज फिर वो बिल पे नहीं करता। देखो जैसे हाउस वाइफ है सप्लायर, ठीक है, उसने अपनी ज्वेलरी बेची है किसी ज्वेलर को, ठीक है, तो यहाँ पे कोई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा क्योंकि वो एक अनऑर्गेनाइज्ड अनरजिस्टर्ड पर्सन है और उसका डेली का काम नहीं है। देन बी दैट इज सेलिंग ऑफ गुड
इज़ नॉट अ बिजनेस ऑफ हाउस होल्ड। देन बी पढ़ते हैं एग्जाम्पल, गोल्ड स्मिथ है, उसने रजिस्टर्ड ज्वेलर को दिया, तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा क्योंकि सप्लायर जो है वो एक अनरजिस्टर्ड है, बट उसका फर्दर एग्जाम्पल में मतलब फर्दर काम है उसका, मतलब ये उसी का ही बिजनेस है, तो इसलिए उसको पे करना पड़ेगा GST। सो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज़ जॉय है, वो एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, ठीक है। जॉय ने अपनी कार बेची है डीलर को, तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा क्योंकि वो उसका डेली का काम नहीं है। देन उसके बाद चेंजेस इन RCM विद इफेक्ट ऑफ 18 जुलाई की ना 18 जुलाई से क्या क्या इफेक्ट आए, तो GST ऑन GTA सर्विसेज, मतलब GTA मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, ठीक है। तो GST लगता है जो गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होती है। ओल्ड प्रोविजन क्या बोलता था कि यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड होती है, टैक्सेबल होती है, GST से रिवर्स चार्ज लगता है, और आज जो RCM में 50% लगता है रिसिपेंट के ऊपर, ठीक है। बट अभी जो न्यू आया है इसने क्या बोला, नाउ चेंज प्रोविजन, जो प्रोविजन चेंज हुआ है ये क्या बोलता है कि जो हमारा GST या RGT सर्विस दो तरह के से लगता है, तो RCM दे दो, जो रिसिपेंट होता है उसे देना पड़ता है वो CGST एंड SGST टोटल 5%। देन जो फॉरवर्ड चार्ज बेसिस के ऊपर जो GT होता है, जो रजिस्टर्ड होता है, वो दो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 कहता है आपको 5% GST पे करना है विदाउट एनी ITC, ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज पे। तो ऑप्शन 2 की आपको 12% GST पे करना पड़ता है विद ITC ऑन फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे, ठीक है। तो आपको एक में जो आपको विदाउट ITC करा रहे हो तो आपको 5% GST पे करना पड़ेगा, अगर आप ITC के साथ पे करा रहे हो तो आपको 12% पे करना पड़ेगा। तो ये ITC क्या है, ये है इनपुट टैक्स क्रेडिट, आई थिंक सो यही होना चाहिए। यस अभी नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। सो इस पेज में क्या बोला है, GTA ऑप्ट्स टू पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अगर GTA ने हमारा GST लगाया फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे, तो यहाँ पे उसके पास डिसाइडिंग हो गया कि बिगिनिंग में उसको कौन सा ऑप्शन फिल करना है। देन GTA 2 डिक्लेरेशन करता है कि GST पोर्टल पे या फिर टैक्स रिलेशन ऑन टैक्स इनवॉइस पे, कि टैक्स इनवॉइस से है या फिर GST पोर्टल से। तो वहाँ पे फिर यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड पर्सन GT उसको अगर आप पोर्टल पे जाओगे तो आपका वहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन हो जाएगा, वहाँ पे भी आपको रजिस्टर्ड पर्सन बना देंगे। फिर यहाँ पे आपको फिर GST पे करना पड़ेगा, और अगर आपने ये वाला इनवॉइस वाला अडॉप्ट करा तो यहाँ पे भी आपको GST पे करना पड़ेगा। सो 2 एग्जाम्पशन रिमूव, यहाँ पे 2 एग्जाम्पशन जो रिमूव कर दिए। पहले क्या होता था, वैल्यू ऑफ 1 कंसाइनमेंट ऑफ GTA वॉज लेस देन 750। अगर आपकी किसी 750 से अगर एक कंसाइनमेंट आपकी 170 से कम हो जाती थी, आपको GST नहीं पे करना पड़ता था, और अगर आपकी ओवरऑल वैल्यू 1500 से कम होती थी वहाँ पे भी आपको GST नहीं पे करना पड़ता था। बट अभी ये सब चीज़ें रिमूव कर दी, हमें आपको GST पे करना ही करना होता है। करना पड़ता है रेंटिंग ऑफ रेजिडुअल ड्वेलिंग यूनिट। अब देखो अर्लियर प्रोविजन क्या था कि कोई रजिस्टर्ड या फिर अनरजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड था, उसने सर्विस प्रोवाइड करी है, रेंटल हाउस दिया है एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को रहने के लिए, तो वहाँ पे उसको GST नहीं लगाते थे पहले, ऐसा होता था। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी अगर आप कर रहे हो तो आपको वहाँ पे टैक्स पे करना पड़ता है एज 18% ऑफ टेनेंट, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। सो पढ़ते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सप्लायर अंडर RCM की, जो सप्लायर है उसकी क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है अंडर दी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, उसके पास एक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। क्लियर इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट अबाउट रिवर्स चार्ज, उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कैसे सप्लाई है, रूल्स वगैरह, रिफंड वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। देन थर्ड वन दैट इज मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट बाय रजिस्टर्ड पर्सन, जो रजिस्टर्ड पर्सन है प्रॉपर अकाउंट्स तैयार होने चाहिए। देन पेमेंट और रिवर्स चार्ज लेवी की पेमेंट्स कैसे, जो रिवर्स चार्ज लायबिलिटी है कैसे डिस्चार्ज हो रही है, मतलब अगर आपने ITC लिया है तो वो किसके अकॉर्डिंग किया है, तो उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन, आपके पास प्रॉपर डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हर चीज़ की एडवांस पेमेंट अगर आपको मिल रही है तो आपके पास उसके प्रूफ्स होने चाहिए। देन फोर्थ दैट इज सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन होते हैं वो क्या सप्लाई करते हैं। सो अंडर द सेक्शन 9.3 CGST एंड SGST एक्ट, नोटिफाइड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कवर्ड अंडर रिसिपेंट लायबल टू पे रिवर्स चार्ज। अगर ऐसा है तो अगर जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो रिसिपेंट पे करेगा, क्योंकि वो तो पे ही नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है। देन उसके बाद एग्जाम्पल पढ़ते हैं, शालू एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, सप्लायर है हरियाणा से, तो रंजू है वो रजिस्टर्ड पर्सन, तो जो हमारा टैक्स लगेगा वो CGST SGST लगेगा, क्योंकि दोनों हमारी इंटर में ही हो रही है हरियाणा में, तो जो रंजू है वो टैक्स पे करेगी क्योंकि वो एक रजिस्टर्ड पर्सन है। देन फिफ्थ वन दैट इज सप्लाई ऑफ टैक्सेबल
सर्विसेज बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन होते हैं, जहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज हमें ऑनलाइन प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पे, ठीक है। जो कंज्यूमर होते हैं वो सिर्फ ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, उन्हें एक क्लिक ऑफ माउस पे सर्विसेज मिल जाती हैं। देन उसके बाद जैसे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर मार्केट प्लेस होते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, वो उनकी खुद की भी साइट है वैसे, और वो मीडिएटर भी हैं जो दो पर्सन्स को लाते हैं बीच में। देन उसके बाद टैक्स विल बी पेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर और सर्टेन स्पेसिफिक कैटेगरी। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है ना, सर्टेन कैटेगरीज पे टैक्स खुद पे करना पड़ता है। देन उसके बाद द कंसिडरेशन हैज़ बीन कलेक्टेड ई कॉमर्स ऑपरेटर शेल बी टैक्स कलेक्टेड। जो हमारा जो कंसिडरेशन लगता है वो TSC चार्ज करा जाता है, 1% हमारा CGST एंड 1% हमारा SGST। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो जो फ्लिपकार्ट है वो एक एक्चुअल सप्लायर तो नहीं है ना, वो दो सप्लायर्स को बीच में ला रहा है, नहीं वो एक प्लेटफॉर्म, जब फ्लिपकार्ट एज अ प्लेटफॉर्म काम करता है तो तब उसे ई कॉमर्स ऑपरेटर बोला जाता है। बट तब जब वो अपनी ही साइट से खुद से बेच रहा है तो तब उसे हम ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं बोल सकते। जैसे तनिष्क है, तनिष्क की खुद की वेबसाइट है जहाँ से परचेज कर सकते हैं, तो वो एक ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है। सो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज़ टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। सो TSC क्या होता है, बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर से। सो ई कॉमर्स ऑपरेटर इज़ रिक्वायर्ड टू कलेक्ट। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है उसके लिए रिक्वायर होता है एक टैक्स को कलेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई सर्विसेज अमाउंट डिडक्टेड। ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट मतलब डिडक्ट एन अमाउंट ऑफ द कंसिडरेशन पेड और पेबल द एक्चुअल सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस थ्रू सच द अमाउंट शुड डिडक्ट। जो अमाउंट होते हैं वो आगे जाके डिडक्ट कर दी जाती है एट द टाइमिंग ऑफ सच कलेक्शन। जो हमारे पास दो इवेंट होते हैं, हम कब उससे जो हमारे कस्टमर्स हैं उनसे कब हम मनी चार्ज कर सकते हैं, एक टैक्स चार्ज कर सकते हैं। एक और जब उन्हें एक्चुअल सप्लाई मिल जाए, देन जब उन्हें कैश मिल जाए तब। देन TSC इज डिपोटेड बाय द ऑपरेटर टू गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के पास जाता है ये सारा टैक्स। देन अब नेक्स्ट सर्विस कौन कौन सी सर्विसेज होती है, रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, इन सब के लिए इन सब पे जो टैक्स लगता है। तो उसके बाद पर्सन लायबल टू पे GST फॉर सर्विस व्हेन सप्लाइड थ्रू ECO की कौन लायबल होता है। सो इफ़ द ECO इज़ लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, अगर हमारा जो ECO है वो टैक्सेबल टेरिटरी में है तो पर्सन लायबल टू पे टैक्स इज़ दी हमारा ECE ही होगा पे करने के लिए। और हमारा अगर ये फिजिकल अपीयरेंस नहीं दे रहा है तो द पर्सन लायबल टू पे इज़ द पर्सन रिप्रेजेंटिंग। जो उसने रिप्रेजेंट करा होगा वो पर्सन पे करेगा। अगर इफ़ द CEO हैज़ नाइदर, उसके पास फिजिकल अपीयरेंस भी नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, तो जो पर्सन अपॉइंटेड बाय जो अपॉइंट होगा उनके थ्रू वो पे करेगा। देन अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। So this is amendments 12 October unregistered suppliers are supplying goods through e-commerce operators की जो हमारे unregistered suppliers अगर वो e-commerce operator के थ्रू सप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे। सो इसके लिए हमारी एक GST लॉन्च हुई है जो ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे वो इनरोल करा सकते हैं और अपनी फर्दर प्रोसीजर कर सकते हैं। सो अनरजिस्टर्ड सप्लायर सप्लाइंग गुड्स थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स कैसे होता है। सो जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर होते हैं उनके पास फैसिलिटी होती है इनरोलमेंट की फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई-कॉमर्स की, वो ई-कॉमर्स के थ्रू बेच सकते हैं operated by GST unregistered supplier, जो GST unregistered suppliers होता है। सो इन टर्म्स ऑफ रिसेंट अमेंडमेंट्स नोटिफिकेशन 34 आई थी 31 जुलाई को, नंबर 34 2023, देन जुलाई 31 2023 जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर थे वो ई-कॉमर्स के थ्रू अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं। इसके लिए उनके पास सच पर्सन इंगेजिंग सप्लाई थ्रू ECO सप्लाईज मेड बाय, एक ही स्टेट में होनी चाहिए, इंटरस्टेट नहीं होनी चाहिए, पैन कार्ड उनके पास होना चाहिए प्रॉपर, उनके पास पोर्टल के पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देन इनरोलमेंट प्रोसेस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन की जो इनरोलमेंट प्रोसेस है वो कैसे होनी चाहिए। तो पहले आपको साइट पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर आपको यूज़ सर्विस के लिए करना पड़ेगा, फिर आपको अपनी ID जनरेट करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको यस लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको टू अप्लाई सप्लाई टू ई-कॉमर्स ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आई थिंक सो ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे अमेंडेंट्स और ये कैसे रजिस्टर्ड होते हैं। सो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज़ अनरजिस्टर्ड सप्लाईज फैसिलिटी फॉर दी ई-कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू वूम अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई। देखो अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स में क्या होता है, फैसिलिटी फॉर दी ई-कॉमर्स ऑपरेटर
थ्रू होम अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स ऑफ गुड सर्विस कैन सप्लाई। देखो अब फैसिलिटी पढ़ लेते हैं, इनके पास क्या फैसिलिटीज़ होती है जब उनके पास से कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर सप्लाई करता है। सो जीएसटी ने प्रूव करा है एपीआई फॉर ईसीओ, जिसमें कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो सप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे उनको ट्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एपीआई में क्या क्या डिटेल्स दी जाती है कि जो अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट होता है उसके पास प्रॉपर इन्वायरमेंट आईडी होनी चाहिए, गेट रिक्वेस्ट होनी चाहिए, देन जो अनरजिस्टर्ड वैलिडेशन है वो उनके पास होना चाहिए। फिर द फॉलोइंग नोट विद द ई कॉमर्स ऑपरेटर इज ऑर्डर टू असेस इंटीग्रेटेड एपीआई सक्सेसफुल। उनको क्या क्या मिल सकता है, मतलब जीएसपी असेस मिल जाता है सबके लिए, देन पूरी अथेंटिकेशन मिल जाती है, 2 कॉमन पोर्टल उन्हें मिल जाते हैं, देन रिस्पॉन्स। ये बार एक बार पढ़ने वाली चीज़ है, वैसे वाली इतना ये बस देख लेना। then so yeah, that's for chapter number 5, that is leave in collection of CGST and SGST. So see you next video. Until the next video, take care.